सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कल सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की फतह और अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अब यह फैसला कर लिया गया कि हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास होगा जहां पर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करेंगे और इस एतमाद का वोट हासिल करने के लिए और कौमी असम्बली का एतमाद बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म को 172 वोटों की यानी सादा अक्सरियत की ज़रूरत होगी। आज वज़ीर आज़म खुद भी कौम के सामने आए, कौम से उन्होंने खिताब किया और इस पूरी सूरत हाल पर एक बार फिर कौम को एतमाद में लिया और PDM की क़यादत को, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की क़यादत को ख़ास तौर पर उन्होंने एक पैगाम दिया और वो पैगाम उन्होंने ये दिया कि मैं सिर्फ इक़्तिदार की लालच में हुकूमत में नहीं आया था। मेरी हुकूमत मेरी हुकूमत को पावर के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं अपनी ट्रैवलिंग और सिक्योरिटी के अलावा तमाम खर्चे खुद उठाता हूं और माजी के करप्ट हुक्मरानों की तरह अपनी आवाम का पैसा ज़ाहिर नहीं करता। क्या पैगाम दिया उन्होंने PDM की क़यादत को, ज़रा ये सुनिए। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। तो वज़ीर आज़म को न सिर्फ PDM की क़यादत पर एतराज़ात थे बल्कि जो सेनेट इलेक्शन के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की खामियां और कोताहियां गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़रा ने सबके सामने रखी थी, उससे मुतालिक भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म ने यही कहा कि सिर्फ 1500 बैलेट्स थे और उन पर बार कोडिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती थी, उसका मौका भी था, टाइम भी था, सुप्रीम कोर्ट की राय भी सामने आ गई थी। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ये करने में नाकाम रहा, जो कि खुद इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको ये नहीं पता कि आपकी जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेट करने की? सारी एजेंसीज आपके नीचे हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? तो वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़े बताया कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन को मैंने बता दिया था कि पैसा चल रहा है, बोलियां लग रही हैं, पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन जमातें हमारे लोगों को खरीदने की कोशिशें कर रही हैं, वीडियोज़ भी मंजर आम पर आई, लेकिन उस सब के बावजूद भी कहीं कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदम एतमाद लाने का फैसला PDM करेगी, कब अदम एतमाद लाना है और कब पंजाब असम्बली में, कब कौमी असम्बली में लेकर आनी है, इस पर अभी हमारी सोच विचार जारी है। ये तजवीज़ जब हमने दी थी, फिर इस पर हमने PDM को कन्विंस किया और इसको काबिल अमल बनाने के लिए अभी हम मजीद कोशिशें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस सिलसिले में क्या कहा, यह भी आप सुनिए। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको बताएगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहां होगा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ने भी बड़ा वाज़े कहा कि हमें पहले पंजाब को बचाना है, पहले हम पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। ये इंदिया उन्होंने दिया। अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कल से अब तक जो कुछ हुआ है, कौन कौन से PTI के MNAs इस पूरी सूरत हाल में मुलव्विस रहे, किसने वोट दिया गिलानी साहब को, किसने अपना वोट ज़ाय किया, उनके खिलाफ अब तक क्या क्या तहकीकात हुई, उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे, कब ये नाम सामने लाए जाएंगे, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं फिरदौस आशिक आवान साहब से। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये किन किन MNAs ने कल यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया? अब कई घंटे, 24 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है। तहकीकात इस सिलसिले में आपने पार्टी के अंदर की हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, क्या होने जा रहा है उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कल का एक स्याह दिन था जमहूरियत के ऊपर, एक बदनमा धब्बा लगा और चोरी चकारी और डाका जनी और डकैतियों से नकदबनी के ज़रिए जो सीट ली गई, इसकी तहकीकात तो होंगी यकीनन। इस पे तमाम वो जो इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे पास सबूत हैं उसको सामने रखते हुए अपने कारकुनान को
जो मेंबरान हैं और स्पेशली जो इत्तेहादी हैं, उन सब के हवाले से एक लाएअमल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है कि क्या मुहरकात क्या हैं। पार्टी की सतह पे भी जायज़ा लिया जाएगा और हमें ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन पार्टी के अंदर से कुछ हमारे पीटीआई के अरकान जो थे उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने पैसे के ज़रिए अपने वोट को किस तरह से उस तक़द्दुस को पामाल किया, इसकी डिटेल से तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और जो ही वो हतमी एक लाएअमल पार्टी के सामने आ जाता है तो फिर उसको मीडिया में भी पब्लिक कर दिया जाए। और फिरदौस साहब, दो तरह के कल वाक़यात हुए ना कि कुछ लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, कुछ ने अपने वोट ज़ाय कर दिए। दोनों तरह के लोगों के साथ एक जैसा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, या फिर कहीं कुछ फ़र्क रखा जाएगा जिन्होंने वोट ज़ाय किया और जिन्होंने गिलानी साहब को दे दिया? देखिए, उसमें वोट देते हुए अगर कोई गैर दानिस्ता गलती है, दानिस्ता नहीं है, तो गलती हो जाती है। गलती का कोई ऐसा चैलेंज और इशू नहीं है, लेकिन अगर दानिस्ता गलती है और टारगेट करके वोट ज़ाया किए गए हैं तो इसको भी देखा जाएगा और उन वोट ज़ाया को बारीक बीनी से हम देखेंगे कि उसके वोटर कौन से हैं और फिर उन वोटर्स के साथ जुड़े जो दीगर पहलू हैं फिर उस पर तहकीकात होंगी और अल्टीमेटली ये एक प्रोसेस है, एक अमल है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली हम खुरा निकाल लेंगे। और फिरदौस साहब, हमने देखा था 2018 में किस तरह से खान साहब ने एक्शन लिया था, बहुत ही बोल्ड डिसीजन था वो, जब 20 लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। ये इसी तरह की सूरत हाल थी। अब क्या एमएनएस को निकालने का खतरा वो मोल ले सकते हैं, चूंकि फिर इससे तो हुकूमत गिरने का खतरा भी पैदा हो सकता है अगर इतनी बड़ी तादाद में जो 13-14 लोग अगर सामने आते हैं, इनको भी स्ट्रेट डिसीजन लेते हुए क्या निकाल दिया जाएगा पार्टी से? देखिए, इमरान खान का मकसद जो है वो इस निज़ाम को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से निजात दिलाना है। वो हमेशा जारहाना खेलते हैं और कभी भी वो टुक टुक करके क्रीज़ में सिर्फ अपनी बारी और ओवर पूरे करने के लिए नहीं खेलते हैं। उन्हें इस चीज़ का कतन कोई वो नहीं है कि अगर वो उसके अंदर आउट हों या क्रीज छक्का लगाएं, उनकी कोशिश होती है कि हर बॉल को हिट करें। तो इस सूरत हाल में भी वो चुप नहीं बैठेंगे और ना वो खामोश होंगे अल्टीमेटली। और फिरदौस साहब, एक तासुर ये भी आ रहा है कि वो जो हैदर गिलानी साहब के पास जो लोग गए थे उनको पार्टी ने भेजा था, वो इसलिए कि अगर गिलानी साहब जीत जाएं तो ये वीडियो बनाकर एक ऐसे मौके पर मंजरेआम पर लाई जाए कि वो फिर उस हार को बैलेंस किया जा सके, हफीज़ शेख साहब की हार को। तो ये अपोजिशन के इस इल्ज़ाम को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये अब ये इलेक्शन कमीशन के पास दरख्वास्त दी हुई है हमने। इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि वो इस हवाले से क्या इक़दाम उठाते हैं। अगर वो इस तरह के वीडियो के आने के बाद भी खामोशी इख्तियार करते हैं और कोई इस पर वाज़ह लाए अमल और हिकमत अमली तय नहीं करते तो अल्टीमेटली वो बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इलेक्शन कमीशन की अपनी परफॉर्मेंस पे। और अभी एप्लीकेशन चूँकि उनके पास है, कोई ख़त्मी फ़ैसला उन्होंने नहीं किया। जब तक वो उस पर कोई फ़ैसला नहीं करते, इस पे मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकती। और फिरदौस साहब, ज़ाहिर है जहाँ एक तरफ फौजी अरशद साहिबा ने 174 वोट हासिल किए, वहीं हफीज़ शेख साहब को 164 वोट मिले। हफीज़ शेख साहब का नाम जब सामने आया था, सेनेट का उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, उस वक्त से एतराज़ात आपकी पार्टी के अंदर से ही सामने आ रहे थे। आपकी नज़र में वो एक बेहतर चॉइस थे? खान साहब का ये फैसला एक बेहतर फैसला था? सही खिलाड़ी को उन्होंने चूज़ किया था इस मुकाबले के लिए? देखिए, हफीज़ शेख इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्योंकि जिस वक्त आप उस इकनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहे हों जहाँ पे एक तरफ तो IMF का प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ फैटफ जैसी तलवार आपकी मईशत के सर पे लटक रही है, तो फिर आपको कंटिन्यूटी चाहिए। और हफीज़ शेख साहब को क्योंकि एडवाइज़र लगाया गया, मिनिस्टर लगाया गया, तो उनको सेनेट में लाना कानूनी ज़रूरत थी और इसी वजह से उनको ये ज़िम्मेदारी
देने के लिए इमरान खान साहब ने टिकट दिया, ताकि उनके पास एक ताकत आए, पार्लियामेंट की सपोर्ट आए और वो जो फैसले करें वो बैनुल-अक़वामी सतह पे मौसर हों और वो उन फैसलों के पीछे पार्लियामेंट की ताकत हो। तो ये इस सोच के तहत उनको टिकट दिया गया, ताकि वो जो डिलीवर करें, परफॉर्म करें तो भरपूर। फिरदौस साहब, बतौर मजमूई पूरे मुल्क में इस सेनेट इलेक्शंस को लेकर जितने तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और जो थे इख्तिलाफ़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आए, वो हमें नून लीग या पीपल्स पार्टी में कहीं नज़र नहीं आए। बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने एतराज़ किया अब्दुल कादिर साहब पर, सिंध से फैसल वाडा साहब पर, सैफुल्लाह अबलो साहब पर, फिर वफाक में अब्दुल हफीज़ शेख साहब पर। तो क्या पहले से होमवर्क नहीं किया था आला क़यादत ने सेनेट के कैंडिडेट्स का ऐलान करते हुए? क्यों ये गड़बड़ पैदा हुई कि हर एक को एहतजाज करना पड़ा, हर एक को अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने पड़े खान साहब के? देखिए, पीटीआई एक फैमिली की तरह है, तो ख़ानदान का हर फ़र्द जो है उसको हक़ है कि वो अपनी राय दे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दे। बाकी जमातों में चूँकि आमराना रवैये है, आमराना कल्चर है, जमहूरियत और जमहूरी रवैये नहीं है, वहाँ की क़यादत जो है वो चेयरमैन या उस पार्टी की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो फ़ैसले करती है। यहाँ पे कंसल्टेशन होती है और अगर कोई फ़ैसला कर लिया जाए और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उस पर ओपन डिस्कशन होती है और अपनी राय देने में पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं, कोई कदगन नहीं और अल्टीमेटली फ़ैसला अक्सरियत का होता है और वज़ीर आज़म की क़यादत में जो फ़ैसला किया जाता है फिर वही हतमी होता है। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर इस हवाले से है कि लोगों को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दस्तयाब है, लेकिन नेगेटिव इस हवाले से है कि हमें पहले अपनी पार्टी को कन्विंस करना पड़ता है बिफोर कन्विंसिंग अदर्स, क्योंकि कन्विंस होंगे पार्टी के अंदर बैठी क़यादत तो आगे वो दूसरों को कन्विंस कर सकेगी और जब वो खुद कन्विंस नहीं होते तो वो दूसरों को भी कन्विंस नहीं करते। तो ये वो क्राइसिस है जिसका पार्टी को सामना है और अल्टीमेटली मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब की क़यादत पे, उनकी ज़ात पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनके कंडक्ट पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है और उन्हीं का फ़ैसला हतमी होता है। और फिरदौस साहब, फिर अब हफ्ते को 172 वोट हासिल करने में खान साहब कामयाब हो जाएंगे, एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर पीडीएम अदम एतमाद की तहरीक लाने के बारे में गौर करेगी। आज बिलावल साहब ने इंदिया दिया कि वो शायद सबसे पहले पंजाब में ये तहरीक लाएंगे, तो फिर कैसे उनकी तहरीक को देख रही हैं और फिर हफ्ते के दिन की अहमियत क्या है? खान साहब को एतमाद का वोट लेने में आसानी होगी? देखिए, 7 बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा लाएँ, उसकी वजह यह है कि ये वो जमात अदम एतमाद की तहरीक लाने का वावेला कर रही है जिसकी पंजाब असम्बली में सिर्फ 5 सीटें हैं और ये इससे बड़ा लतीफ़ा कोई नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने सेनेट के इलेक्शन में नून लीग के हमायत में विथड्रॉ कर लिया था और अल्टीमेटली पंजाब के पीके और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का सेनेट के इलेक्शन में सफाया हो गया। तो बिलावल सिर्फ दीवाने की बढ़के हैं, बाकी कोई इन तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि वहाँ इनके पास है क्या, इनके पल्ले है क्या जो ये अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये डाका जनी और चोरी चकारी से ली गई सीट पे बगले बजा रहे हैं और फतह के शादमाने बजा रहे हैं। अखलाकी पस्ती की इससे बड़ी और क्या मिसाल होगी कि वो इकरार जुर्म भी कर रहे हैं और डटाई से अपनी फतह का जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन फिरदौस साहब, फिर जिस तरह से गिलानी साहब को इलेक्शन जितवाने में वो कामयाब हो गए, उस तरह से पंजाब में अगर तहरीक लाई जाती है, वहाँ भी नंबर गेम बड़ा क्लोज है, तो फिर वहाँ भी इसी तरह उनको कामयाबी मिल सकती है। वहाँ तो एक थोड़े अर्से पहले आपकी पार्टी से कुछ इख्तिलाफात निकल के सामने भी आए थे, कुछ नाराज़ अरकान थे जिनको बाद में मनाया गया। अगर ऐसा कोई ग्रुप उनके साथ मिल गया तो वो तहरीक तो पंजाब में फिर कामयाब भी हो सकती है। देखिए, हम पुरज़म हैं, उस्मान बुज़दार सूबे के टीम लीडर के तौर पे, ऐवान के कायद के तौर पे सूबे में परफॉर्म कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के खिलाड़ी होते हुए वो वहाँ पे इमरान खान के मिशन को, विजन को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये उस्मान बुज़दार पे हमला नहीं होगा, ये इमरान खान पे हमला होगा और इमरान खान पे किया गया हमला जो है वो पार्टी को यकजा कर देता है और जो भी बिखरी हुई सोच है वो एक नुक्ते पे मरकूज़ हो जाती है और ये पार्टी के लिए एक अच्छा शगुन होगा, क्योंकि सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे और सब जो है वो इमरान खान की क़यादत में इकट्ठे हो जाएंगे और मिल के एक हरावल दस्ता बन के सीसा पिलाई
दीवार बन के हम इन मुखालिफों को नाकू चने चुभाएंगे। और फिर साहब, अब सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट कैसे मुंतखब कराएंगे, चूंकि अब नंबर्स फिर अपोजिशन के पास ही ज़्यादा हो गए, मजमूई तौर पर सेनेट में वो आपसे आगे हैं, 50 से ज़ायद सीटें उनके पास हैं, आपकी सीटों की तादाद अब 50 से कम है, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? फिर जिस तरह गिलानी साहब जीते, क्या ये उसी तरह सादिक संजरानी साहब को भी जितवाया जाएगा? देखिए, हम किसी किस्म की कोई भी चोरी चकारी पे बिलीव नहीं करते और ना मांगे तांगे से हम वहाँ अपना चेयरमैन बनाएंगे। हम जमहूरी रवैयों को आगे लेके चलते हुए जमहूरियत पसंद सोच रखने वाली जमातों को हम अपील भी करेंगे और उनसे वोट भी मांगेंगे, और सरेआम अल ऐलान जो हमें वोट देना चाहेगा वो वोट देगा। और आपने देखा कि पिछले इलेक्शन में भी जमात इस्लामी ने एब्सटेन किया और उसने इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी उनका रोल जो है अहम और कलीदी होगा। और फिरदौस साहब, एतमाद का वोट लेने के लिए खान साहब ने बेंचमार्क क्या सेट किया है? 172 तो वो एक फिगर है जितने वोट उनको लेने हैं, आपके पास 180 181 की का नंबर गेम मौजूद है, तो पूरे 180 वोट लें खान साहब तभी वो मुतमईन होंगे, या अगर 2-4 का फ़र्क पड़ गया तो फिर तहकीकात की जाएंगी कि कौन, क्योंकि वहाँ तो ज़ाहिर शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वो इलेक्शन होगा, फिर क्या लाए अमल होगा खान साहब का अगर 180 से कम उन्हें वोट मिलते हैं? मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो 180 से ज़ायद वोट लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे अरकान हैं, जहाँ इमरान खान की ज़ात आती है वहाँ पे कोई दूसरी राय नहीं आती है, और इमरान खान की ज़ात जो है पार्टी में नॉन कंट्रोवर्शियल है। जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिले शिकवे हैं, छोटी मोटी नोक झोंक है, वो बाकी जगहों पे हो सकती है, इमरान खान की ज़ात पे लोग जाने देने के लिए भी तैयार है। यहाँ वोट तो बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा फिरदौस साहब, अब जब ये सेनेट इलेक्शन के कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ था, बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर साहब को खान साहब ने टिकट दिया। बलूचिस्तान की क़यादत ने आकर बताया कि ये तो 50 से 70 करोड़ रुपए देकर ये टिकट हासिल कर रहे हैं, फिर खान साहब ने उनसे टिकट वापस ले लिया। आज़ाद हैसियत में वो जीत गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको सपोर्ट किया, आपकी इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी उनको सपोर्ट किया, तो फिर उनको तो नहीं खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए था जब इस खरीदो फरोख्त के काम की मजम्मत अगर करनी थी और इसको रोकना था? तो देखिए, वहाँ हमारी कोलेशन गवर्नमेंट है, और कोलेशन गवर्नमेंट के कैंडिडेट होते हुए वहाँ हमने अपने कैंडिडेट्स के लिए भी वोट लिए हैं, और अगर वो वोट जो है वो इन रिटर्न दूसरी जमातों को दे के एडजस्टमेंट करनी है, तो फिर वहाँ यकीनन गिव एंड टेक से आपको आगे बढ़ना होता है। कोलेशन में कुछ सुनना होता है, कुछ सुनाना होता है, कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है। तो ये सारा अमल है जो दो तरफा उस स्ट्रक्चर और बॉन्ड को स्ट्रेंथन करता है। तो यही वो अमल जो है बलूचिस्तान में दोहराया गया। अच्छा, अब फिरदौस साहब, कुछ ऐसे मरकज़ी MNAs हैं जिन पर ये इल्ज़ामात कल राना साहब की जानिब से लगाया गया, जरताज गुल साहिबा पर लगाया गया कि उन्होंने अपना वोट ज़ाय कर दिया। आमिर लियाकत साहब हमारे अपने प्रोग्राम में बोल चुके थे कि मैं वोट नहीं दूंगा, अब वो कल से ट्वीट्स कर रहे हैं कि मैंने अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वोट दिया है। शहरियार आफरीदी साहब ने तो खुद वज़ीर आज़म के सामने वो पेश हुए। ये इतने सीनियर लेवल के वुज़रा और MNAs ने किस तरह से गलती कर दी कि किसी का वोट ज़ाय हो गया, किसी ने कहीं और निशान लगा दिया, कोई पहले कह रहा था वोट नहीं दूंगा, बाद में कह रहा है वोट दे दिया। तो ये अंदर क्या उखाड़ पिछाड़ हो रही है पार्टी के? उखाड़ पिछाड़ नहीं हो रही है, गलती भी हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उनको, शायद उस तरह से इल्म नहीं है वोट डालने का, और दानिस्ता नहीं गैर दानिस्ता गलती है वो। और पार्टी उसको अपनी सतह पे जायज़ा लेगी, देखेगी कि उसके पीछे क्या महरक़ात हैं, और अल्टीमेटली जिसने टारगेट करके गलती नहीं की या जिसका कोई ऐसा एजेंडा और टारगेट नहीं था, तो अल्टीमेटली उनको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना पार्टी उनके हवाले से कोई अमल बनाएगी। और कल की जीत के बाद फिरदौस साहब, ये 26 मार्च के जो लॉन्ग मार्च PDM ने निकालना है, उसके लिए एक मोमेंटम उन्हें मिल सकता है, क्योंकि कल मोरल तो उनका हाई हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया और वो जीत गए। तो अब उस लॉन्ग मार्च को हुकूमत के लिए आप कितना बड़ा चैलेंज समझ रही हैं? क्योंकि एहसान इकबाल साहब परसों थे मेरे साथ, वो कह रहे थे जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, जब तक हमारे मकासद पूरे नहीं होते वहाँ से हम वापस नहीं आएंगे। तो अभी एक और बड़ा चैलेंज आपके सामने आने वाला है। देखिए, लॉन्ग मार्च इनको पहले तय करें कि ये चाहते क्या है, लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, लॉन्ग मार्च का एजेंडा क्या है, टारगेट क्या है।
पहले ये किसी बयानिए पे मुतफिक तो हूँ, इस वक्त इनका अलग अलग बयानिया है और हर कोई जो है वो अपने इक़्तिदार के वो देख रहा ख्वाब। तो पहले ये आपस में तय कर लें कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो पीपल्स पार्टी उसके हक़ में नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी और PMLN जो है एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो ये अलग बात है, लेकिन लॉन्ग मार्च होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिरदौस साहबा, ये हम सितंबर से देख रहे हैं, जब से APC बनी उस वक्त से हुकूमत, आप सब ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त अलहदा हो जाएगी, वो चलती रही। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी कि सेनेट इलेक्शन लड़े जाएँ, ज़िमनी इंतखाब लड़े जाएँ, और उस तजवीज़ ने कितना फ़ायदा PDM को पहुँचाया या आप सबके सामने है कि कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतने में कामयाब हो गए। तो पीपल्स पार्टी की वो सूझबूझ PDM को लेकर आगे जा रही है, और पीपल्स पार्टी ऐसा लग रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में लीड कर रही है PDM को। खासतौर पर जरदारी साहब का वो 27 दिसंबर वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हमसे सीख लो, हमने ये काम पहले भी किया है, और कल कुछ ऐसा अमल होते नज़र भी आया सामने। हाँ, ये चमक के खिलाड़ी होते हुए ये उनकी कारीगरी है और ये उनका हुनर है जो वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं। तो किस किस को उन्होंने ये हुनर सिखाया है, ये तो कल यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में सामने आ गया है। अब भी बाकी जो है उनका मौजूद होना और हुनर सिखाने का एक बानी होना इस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये तो फिर वो कारीगर ही हैं, वो इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं है कि इसमें वो ख़ुसूसी अहमियत और ख़ुसूसी पहचान रखते हैं, और ये उन्हीं का कारनामा है, कोई और उनकी जगह नहीं ले सकता इस अमल में। ये सिर्फ वो ओनली एंड ओनली वन है करप्शन के इस महाज पे घुस खाने में और कारीगरी दिखाने में। फिरदौस साहब, गिलानी साहब के 5 वोट की बढ़तरी को उन्होंने तो कम करार दिया। हामिद मीर साहब को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे सेनेट इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा तो 20 से 30 वोटों की बढ़तरी हमें हासिल होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब कि 20 से 30 लोग आपके ऐसे हैं जो उन लोगों से राब्ते में हो सकते हैं। तो ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की बड़ी शदीद ज़रूरत है आप लोग। ठीक कह रहे हैं आप, और हमें अपने घर को भी सीधा करने की ज़रूरत है, अपने घर की तरफ भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। और जब हाउस इन ऑर्डर होगा तो फिर इस किस्म के डकैत पार्टी के अंदर डाकाजनी नहीं कर सकेंगे। तो अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं है तो फिर दरवाजे खुले हों तो चोरी हो ही जाती है। हमें दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, और वो दरवाजे बंद करने के लिए इमरान खान साहब को पार्टी पर तवज्जो देनी है। अच्छा, अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम लोगों ने की, शाह महमूद साहब ने, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, वो सब मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन पर वो ये मलबा डाल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हो गया। आज इलेक्शन कमीशन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पैमरा से तलब कर ली है, वो क्लिप को लेकर देखेंगे कि हम पर ये मलबा क्यों डाला जा रहा है। अब ये मामला किस तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है? आप तो अपनी दरखास्त लेके गए थे, ये उल्टा आप ही के गले ना पड़ जाए मामला। देखिए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी इलेक्शन कमीशन को, तो उस हवाले से हमारा कंसर्न है कि वो रिकमेंडेशन पे अमल नहीं हुआ और वो चोर दरवाजे बंद नहीं हुए, और वो करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन जिस तरह से रोकनी चाहिए थी वो नहीं रोक सकी। अच्छा, तो अब लेकिन अब फिरदौस साहब, फिर ये अब इस कल के मामले पर इलेक्शन कमीशन अपना क्या रोल अदा कर सकता है? वो वीडियो स्कैंडल अभी चल रहा है, 2018 की वीडियो भी उनके सामने है, अली हैदर गिलानी की वीडियो भी उनके सामने है। वहाँ से तहकीकात इतना डिले क्यों होती है, इतने लेट फैसले क्यों आते हैं? ये फैसले तो बहुत जल्दी होने चाहिए, और गिलानी साहब को अब ना अहल कराने में आप लोग चैलेंज करते हैं, क्या कामयाब हो सकते हैं? इम्कान है मौजूद इसका? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर के पास जो है दरख्वास्त लेके जाना हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये फैसला उन्होंने करना है कि उसमें लेजिटिमेसी किस फ्रीक की है, और जो हक पे खड़ा है और सही बात कर रहा है और उसके पास अपने डिफेंस में सबूत है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को हमारी आवाज़ को सुनना चाहिए। बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पंजाब की मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि वज़ीर आज़म परसों बआसानी एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, और ख़ुद वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि वो पावर के लिए, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए इक़्तिदार में नहीं आए, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए इक़्तिदार में आए। तो पावर के आने जाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले फिरदौस आशिक आवान मौजूद थी और कह रही थी कि वज़ीर आज़म बहुत ही आसानी से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और वज़ीर आज़म आज खुद भी अपने खिताब में ये बात कह चुके हैं और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि अगर उनके किसी भी रहनुमा को उन पर एतमाद नहीं है तो वो खुलकर और सामने आकर इसका इजहार करें और वो अपोजिशन में जाने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाएंगे। तो मिफ्ता साहब, खान साहब का खिताब आपने भी सुना होगा, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह चुके हैं कि मुझे पावर की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इस पावर के लिए तो इक़्तिदार में आया नहीं था, मैं तो पाकिस्तान को सुधारने के लिए आया था। और पीडीएम की क़यादत को उन्होंने बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया कि मैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग और सिक्योरिटी के अलावा अपना पूरा ख़र्चा खुद उठाता हूँ। तो खान साहब के आज के खिताब को कैसा पाया? देखिए, खान साहब आके पाकिस्तान में आए हैं, चीनी की प्राइस 55 रुपए से 110 रुपए कर दी, इसमें क्या पाकिस्तान को सुधार दिया? 35 रुपए से आटा 70 रुपए का कर दिया, इसमें क्या पाकिस्तान को सुधार दिया? 11 रुपए से बिजली 24 रुपए की कर दी और साथ साथ सर्कुलर डेट यानी कि पावर सेक्टर का सारा भी डबल कर दिया। क्या पाकिस्तान सुधरा? इसमें गैस की कीमतें डबल कर दी, 125 अरब रुपए का एलएनजी में नुकसान पहुंचा दिया, इसमें क्या पाकिस्तान सुधरा? उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, आज उसमें अपने दोस्तों को लेकर बैठे मीटिंग कर रहे हैं। वो कहते थे कि हॉलैंड का वजीर आज़म साइकिल पे जाता है, रोज बैठ के वो हेलीकॉप्टर पे अपने घर पे जाते हैं, इसमें क्या पाकिस्तान सुधर गया? ये कौन सी बात कर रहे हैं? सिर्फ इमरान खान की बेहतरी हुई है। इमरान खान के एक जो दोस्त थे, इसके एटीएम जो थे वो अरबपति करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, करोड़पति जो थे, मतलब जिन्होंने 400 अरब रुपए का टीका लगा दिया चीनी के अंदर, 300 और 400 अरब रुपए का टीका लगा दिया गंदुम में, अद्वियात की 3 गुना प्राइस कर ली। इमरान खान ने कौन सी प्राइस सुधार दी है? इसीलिए नौशेरा से लेकर मलीर कराची तक, इसीलिए डस्का से लेकर वजीराबाद तक हर जगह उनकी हार हुई है और जहां पे वो हार बचाने की कोशिश करी थी वहां पे इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को अगवा कर लिया है। तो इन लोगों को ना हमको मॉरल लेक्चर देना चाहिए और ना कुछ करना चाहिए। इमरान खान ने तो कहा था अपने एमएनएस को परसों के अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं इलेक्शन करा दूंगा, तो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्यों डर रहे हैं? और ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं? जाए इलेक्शन करवाए इमरान खान असेंबली को। अगर इमरान खान को सचमुच इतना डर नहीं है और अखलाकी जरूरत है तो बिस्मिल्लाह करे, इलेक्शन करवाए, तहरील करे असेंबलियों को। किस चीज के इंतजार कर? हफीज शेख साहब को तो 164 वोट पड़े, लेकिन फौजिया अरशद साहब को तो 174 वोट पड़े ना। इसका मतलब कि पार्टी के एमएनएस का पार्टी क़यादत पर और पार्टी के अपने लोगों पर तो एतमाद है। हफीज शेख साहब की शख्सियत पर शायद उन्हें एतराज था। देखिए ना, खान साहब तो कह रहे हैं, उनको तो उन्होंने तो कहा था कि हम नहीं हारेंगे और अगर हम हारेंगे तो हम जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं, हम तो असेंबली तहलील करेंगे। अगर खान साहब की चॉइस थी हफीज शेख, उसके ऊपर लोगों ने उनको एतमाद नहीं दिया, तो इखलाकी जरूरत तो यही कहती है ना कि आप असेंबली तहलील करेंगे। खान साहब जो कि यूरोप के मिसालें देते हुए थकते नहीं थे, आपको भी पता है कि यूरोप में ये होता है, यूरोप में होता है, तो यूरोप में तो वजीर आज़म रिजाइन कर चुका होता। आप क्यों बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे? अपना आप बड़ा आपको खुश है तो जाइए अपने घर पे जाइए। आपका तो माशाल्लाह घर 300 कनाल पे घर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है तो 5 गुना बड़ा घर आपका है। लेकिन मिफ्ता साहब, कल ये जिस तरह गिलानी साहब की जीत हुई है, क्या वाकई आप दिल से खुश हैं और दिल से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि जो वीडियो एक रोज़ पहले सामने आई सेनेट इलेक्शन से, उससे चंद रोज़ पहले जिस तरह की वीडियो सामने आई थी, जिस तरह तरीके इंसाफ के लोगों से पीपल्स पार्टी वाले राब्ते कर रहे थे, गिलानी साहब से और नून लीग के 12 टिकट मांग रहे थे, तो ये वाकई खुश हैं आप लोग दिल से? देखिए, हकीकी फतह हुई है ये गिलानी साहब? गिलानी साहब के बेटे ने अगर किसी को 10 करोड़ रुपए का वो डेवलपमेंट फंड ऑफर किया है तो मैं उसकी 10 करोड़ मरतबा मजम्मत करता हूँ। और अगर पीटीआई के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को 50 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड दिया है, जो कि इमरान खान ने दिया है अपने एमएनएस को, तो उसकी मैं 50 करोड़ मरतबा मजम्मत करता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इमरान खान को कहें कि तुमको हमने एनआरओ दिया है, तुमको हमने साकिब और अमीन कह दिया, तो तुम जो है वो तुम 50 करोड़ रुपए एमएनए को दे दो, लेकिन अगर गिलानी का बेटा 10 करोड़ रुपए वादा करेगा तो वो हराम है और ये हलाल है। देखिए, अगर हराम है तो फिर दोनों चीजें हराम है। और मैं तो समझता हूँ मुस्लिम लीग नून ने अल्लाह ताला की मेहरबानी से ना कभी कोशिश करी है ना कुछ करा है। ये खान साहब को अगर इतनी ओपन इलेक्शन चाहिए था तो अभी संजरानी साहब का इलेक्शन जो आ रहा है इसको करा देना, इसको सीक्रेट, इसको खत्म कर दें। तरक्याती फंड में और रिश्वत में आप यानी फर्क नहीं कर रहे? अगर इमरान खान ने किसी को मेरे भाई इमरान खान के खुद बयान देख लो कि वो तरक्याती फंड को रिश्वत बोलता था, करप्शन बोलता था, और जो गिलानी साहब के बेटे ने ऑफर कराया सपोजिटली अलेजिडली टेप पे, वो तरक्याती फंड ऑफर करे, कैश ऑफर नहीं करा था, लेकिन तरक्याती फंड मतलब जो इमरान तरक्याती फंड वो एमएनएस को चले जाते हैं, वो बात दुरुस्त है उसकी, उसमें एमएनएस को कट मिलता है। और उसने ये कहा था
और इमरान खान ने 50-50 करोड़ रुपए दिए। अगर गिलानी साहब के बेटे ने भी तरक्याती फंड ऑफर करे थे, कैश ऑफर नहीं करा था। ये आप देख लीजिए टेप के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि पूरी मीडिया के अंदर कोई ये बात तो करे ना भाई कि इमरान खान ने किसी चीज के 50-50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड दे दिए। इसमें क्या है, इसमें क्या है? और अब हफ्ते को जाहिर है वजीर आजम एतमाद का वोट ले लेंगे, फिर उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, ये सेनेट वाला मामला पुराना हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, वजीर आजम साहब जो है ये फिर चोर दरवाजा, ये हर जगह चोर दरवाजे से आए, कहीं पर सीधा काम नहीं करा। यहाँ पे भी चोर दरवाजा है। देखिए ये एक प्रेसिडेंशियल एक आइन के सेक्शन आर्टिकल 97 के थ्रू मेरे ख्याल से होता है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब रेफरेंस भेजते हैं और प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है उसमें 172 मेंबरान को उसको प्रेजेंट करना होता है। ये वो वाला नहीं ले रही है, तो एक छोटा सा रेजोल्यूशन पास करेंगे कि दिस हाउस हैज कॉन्फिडेंस। इसका क्या मतलब होता है? वो आईनी तौर पर ले और 172 आदमी फिजिकल जमा कर 72 लोग फिजिकल जमा करके दें, तो वो कोई बात होती है? इसमें क्या है? ये तो डरा धमका के जितने लोग बैठे हुए उनसे ले लेंगे, इसमें क्या है? इनके वज़राओं ने इनको वोट नहीं दिया। ज़रताज गुल साहिबा ने गलती करी है, उन साहब ने नहीं मिस्टर साहब उन्होंने आज ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करके क्लियर किया कि ये मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है और इसे प्रोपेगेंडा, और मैंने अपना वोट बड़े सोच समझ के भाई जिस आदमी को अल्लाह को चांद देनी है, शहरियार आफरीदी को, जिसने झूठा केस बनाया था राना सनाउल्लाह के ऊपर, उस आदमी ने साइन करी है। वो आदमी 7.5 साल से मेंबर है रशद सिंधी का, तीसरी मरतबा सेनेट का वोट डाल रहा है, गलती करी है। अब क्या बात कर रहे हैं? वो तो वजीर आजम के सामने कल उन्होंने पेश भी होगा, उन्होंने कहा जो होता है रब की मर्जी से होता है, रब की मर्जी थी, ये हो गया। हाँ, सब रब की मर्जी से होता है मेरे भाई, झूठा केस भी रब की मर्जी से बनाया जाता है। अच्छा मिफ्ता साहब, कैसी बात? ये ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें, आपकी जमात तो पीपल्स पार्टी इसीलिए खुफिया बैलेटिंग चाहती थी ताकि जब गिलानी साहब वो खुफिया बैलेटिंग में तो इस तरह से जीत सकते हैं, और ओपन बैलेटिंग अगर होती तो शायद मुमकिन ना हो पाता उनके लिए इतना आसानी से जीतना। भाई अगर इतना ओपन बैलेटिंग का शौक है तो अभी कर देना। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, उसको ओपन बैलेट कर दें। इमरान खान तो बड़े ओपन बैलेट को मानते थे ना, आज करते हैं, बिस्मिल्लाह करें, क्यों नहीं कर रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अब सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान जो चेयरमैन सेनेट का मुकाबला होना है उसको हुकूमत चाहे तो अब ओपन बैलेटिंग के जरिए करवा ले, और हम तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो तैमूर साहब, अब खुफिया बैलेटिंग जब आप लोगों को सूट कर रही थी उस वक्त आप चाहते थे खुफिया बैलेटिंग हो, अब सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी में मुकाबला है चेयरमैन सेनेट के लिए, अब आप भी ये चाहेंगे कि ओपन बैलेटिंग के जरिए हो चूँकि अक्सरियत आपके साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तरफ से तो कैंडिडेट भी हमारा अनाउंस हो चुका है और अपना वहाँ पर खान साहब ने भी अपना कैंडिडेट जाहिर कर दिया है। एक मुकाबला हो चुका है, उसमें हमने इनको अपनी अक्सरियत दिखा दी। इनके अपने लोग, इनकी अपने MNAs, इनके अपने MPAs इनसे बागी हैं। इस मुल्क की आवाम इस महंगाई की वजह से उनसे बागी है। इस करप्शन के जो लेवल्स पे इमरान खान नियाजी ने पहुंचा दिया इस मुल्क को 117 से 124 तक, उसकी वजह से बागी है। और मैं समझता हूं कि इनकी मर्जी है, ये अगर ओपन शो ऑफ हैंड्स करें तो भी हम मुकाबला वेलकम करते हैं, अगर ये सीक्रेट बैलेट करें तो भी हम वेलकम करते हैं। हम दोनों सूरतों में इंशाल्लाह ताला इनको हराएंगे, क्योंकि अब इनकी जवाल का वक्त बहुत अरसे से शुरू हो चुका है। इस अवाम की, लोगों की जो चीखो पुकार है, जो बद्दुआएं हैं, जो 2 वक्त का खाना शराफत से नहीं खा सकते, जो अपने घर में बिजली होते हुए लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो घर में गीज़र होते हुए पर गैस की महंगाई की वजह से ठंडे पानी से सुबह को नहा के जाते, तो उन सब की बदुआओं का असर खान साहब को बहुत जल्द लगेगा। आपने देखा आज किस तरह से खान साहब टीवी पर बात कर रहे थे, क्या कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से बात की है? बहुत ही तैमूर साहब, आप कह रहे हैं कि इनके अपने लोग इनसे बागी हो गए। फौजी अरशद साहबा जो इनकी खातून कैंडिडेट थी इस्लामाबाद से, उन्हें 174 वोट मिले, इनके वोट्स की तादाद तो 157 है, यानी इन्हें 17 वोट इजाफी अपने इत्तेहादियों के भी मिले, इनकी जमात के लोगों ने भी उनको वोट दिए, तो कैसे बागी हो गए? हफीज शेख साहब की शख्सियत पर, उनकी पॉलिसीज पर शायद जरूर उनको एतराज़ हो, लेकिन फौजी अरशद साहबा भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने एक मैसेज देना था इमरान खान को, उनके अपनों ने भी और बाहर वालों ने भी, कि तुम्हारा टाइम अब पूरा हो चुका है। आप सिर्फ इसमें से क्यों देख रहे हैं? आप तो जरा इसको अगर स्पेक्ट्रम को जरा ब्रॉड कर देंगे तो आपको ज्यादा इसी होगा। आपने देखा भी 9 ज़मीनी इलेक्शन हुई पाकिस्तान के अंदर, वो 9 में से 8 जो है हुकूमत, वफाकी हुकूमत हारी है, सिर्फ 1 सीट जीत चुकी है। आपने देखा जो टर्नओवर था, किस तरह से लोगों ने वोट बैंक अपने बढ़ा दिए पीपल्स पार्टी के इनके बतौर। कराची में मलीर में जो सीट हमने जीती थी पिछली बार जनरल इलेक्शन में 8000 की लीड से,
वो हमने अब जीती 19,000 की लीड से। जो हमने सांगड़ की सीट 19,000 की लीड से जीती, वो हमने इसी फॉर्मूले को जब हुकूमत पर अप्लाई करें तो वजीराबाद में और डस्का में हुकूमत के कई हजार वोट बढ़े हैं, तो वहां उनका वोट बैंक बढ़ा है, बहुत कम मार्जिन से वो हारे। डस्का में तो ज़ाहिर री इलेक्शन होगा अभी, लेकिन वजीराबाद में बड़ी उन्होंने अपनी वोट को बढ़ाया है। हाँ जी, अब इतनी जगहों पे धांधली की, तो एक जगह पे तो धांधली करने में भी धांधली सरकार जरूर होगी कामयाब। आपने देखा है किस तरह से इन पे एलिगेशन थे, किस तरह से डस्का में धांधली हुई, किस तरह से कराची में इस गुंडे हलीम आदिल ने आके हथियार के जोर पर फायरिंग की, लोगों को ऊपर तशद्दुद किया, पोलिंग स्टाफ पे तशद्दुद किया, तो कहीं ना कहीं ये भी कामयाब हो गए होंगे। वहां पर वफाक में भी इनकी हुकूमत है, सूबे में भी इनकी अपनी हुकूमत है, तो ये होना ही था, इतना बहुत तो इन्हें करना ही था। अगर वहां पर भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता तो वहां पर भी हारते और लीडों के साथ हारते। सही। और तैमूर साहब, ये असलम अबलो साहब शहरियार शर साहब को कब पीपल्स पार्टी में शामिल कर रहे हैं? चूंकि वोट तो उन्होंने अलग ऐलान आपको दिया है, अब पार्टी में भी शामिल हो रहे हैं वो आपकी? इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इनके जितने भी बा-ज़मीर और बा-गैरत एमपीएस हैं वो सब हमसे राब्ते में हैं, और ये तो बस एक शुरुआत है, देखिएगा आगे आगे होता है क्या। तैमूर साहब, एमक्यूएम से जो मामला चल रहे थे वो आपके मामला तय हो गए, तय पा गए थे? क्योंकि एमक्यूएम भी अपनी वो जो आपने ऑफर की थी उतनी सीटें निकालने में कामयाब हो गई है। इस्लामाबाद से थोड़ा प्रेशर है एमक्यूएम को, जिसकी वजह से वो रिलक्टेंट हैं। अगर उन पर कोई प्रेशर ना होता तो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके हामी होते। इस्लामाबाद में एमक्यूएम से या हुकूमत से कोई प्रेशर है या किसी और जानिब इशारा है आपका? इस्लामाबाद से उनको प्रेशर है, इस्लामाबाद से ब्यूरोक्रेसी से, हुकूमत से उनको बहुत ज़्यादा वफाकी प्रेशर है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ना चलें, वरना वो भी तंग आ चुके हैं, बेजार बैठे हैं उनकी पॉलिसी से। वो भी सिर्फ लॉलीपॉप पे एमक्यूएम को चला रहे, कब तक लॉलीपॉप पे एमक्यूएम चलेगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि एमक्यूएम से भी राब्ता है और इस्लामाबाद से उनको प्रेशर है, इसलिए अभी तक मामला 100% तय नहीं हो सका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और बुरी खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 मुलतवी कर दी गई है। बकिया मैचेस कब होंगे इसका ऐलान भी बाद में किया जाएगा, और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस इसकी वजह बने हैं, और इसकी मजीद वजूहात पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाअहली की होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, अगर किसी को देखना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों को देख लें। आज से ठीक 12 साल पहले 3 मार्च 2019 को लाहौर में दहशतगर्दों ने श्रीलंकन टीम पर हमला किया तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस के दरवाजे बंद हो गए, और इन बंद दरवाजों को खोलने के लिए पाकिस्तान को 10 साल से ज़ायद का अरसा लगा। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ था। 2019 में श्रीलंकन टीम ने ही पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान में क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बहाल होती गई, चूंकि ये बहाली एक मुश्किल चैलेंज था, और इन 10 सालों में पाकिस्तानी कौम के अज़्म, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो कुर्बानियां दी, ये उसी का समर था कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली में मदद मिली, और पाकिस्तान दुनिया में अपने नेगेटिव इमेज को बेहतर करने में खासी हद तक कामयाब हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो किरदार अदा किया, पूरी दुनिया उसकी मुतरफ रही। मुल्क में सालों बाद क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुई थी। PSL के सनसनीखेज मैचेस लीग को 4 चांद लगा रहे थे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाअहल ओहदेदारों ने PSL की चमक दमक और क्रिकेट लवर्स के चेहरों पर खुशियां कहां बर्दाश्त थीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL में कोरोना के हवाले से बनाए जाने वाले बायोसिक्योर बबल कवानीन पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन का आगाज 20 जनवरी से हुआ था, और इवेंट के दूसरे रोज यानी 21 फरवरी को वहाब रियाज और डैरेन सैमी ने बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया, जिसे उस वक्त PCB ने या तो बहुत ही नॉर्मल लिया या फिर PCB फ्रेंचाइज के दबाव में आ गई, जिसको PCB की जानिब से जाहिर नहीं किया गया। और PSL में कोरोना के 7 केसेस रिपोर्ट होने के बाद अब PSL को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 4, लाहौर कलंदर्स का 1 और कोयटा ग्लेडिएटर्स के एक खिलाड़ी में, जबकि एक कराची किंग्स के ऑफिशियल में अब तक कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। इसी पूरी सूरत पर बात करते हैं। लाहौर के ओनर समीन राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो समीन साहब, PCB के MD वसीम खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जो सेहत की जिम्मेदारी थी वो उन पर थी, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। हमें अब इन गलतियों से सीखना होगा। क्या इन गलतियों के मुताहमिल हम हो सकते थे इस पूरी सूरत हाल में? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो गलतियां हुई ये बिल्कुल भी हम शामिल नहीं हो सकते थे इस तरह के मेगा इवेंट में, जहाँ जिसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है। और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान का इमेज भी है, जिस तरह आपने कहा। और पाकिस्तान के जब श्रीलंका का अटैक हुआ था उसके बड़े सालों तक पाकिस्तान क्रिकेट ने स्ट्रगल किया, और थैंक गॉड इन्हीं की कोशिशों से और पुराने बोर्ड की कोशिशों से क्रिकेट पाकिस्तान में वापस भी आई।
अनफॉर्चुनेटली ये जो आज इंसिडेंट हुआ है वो एक पेंडेमिक में हुआ, लेकिन मेरा ख्याल में इसको बेहतर तरीके से अगर मैनेज किया जाता तो शायद ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती। अच्छा समीन साहब, वो 21 फरवरी को चूंकि पेशावर ज़ल्मी से मैच लाहौर कलंदर्स का ही था, क्या वाकई ये होता कि लाहौर कलंदर्स की टीम वेट कर रही थी कोच में बैठ के और फिर पेशावर ज़ल्मी ने वहाब रियाज और डैरेन सैमी को ले जाने के लिए प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे अगर इनको नहीं ले जाया गया, चूंकि मामला वहीं से शुरू हुआ था, ब्रीच सबसे पहले उन दोनों ने किया था बायो सिक्योर बबल को, तो वाकया वाकई इस तरह से हुआ था? जी वाकया तो हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो वहाब की वजह से था या किसकी वजह से था। फैक्ट ये है कि 12 बजे या जितने बजे भी हमारा डिपार्चर था उस टाइम के ऊपर हम लोग सारे बस में थे और पेशावर की टीम नीचे नहीं आई थी, और पेशावर की टीम जो है वो कोई 45 मिनट्स के बाद आई, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात है। नॉर्मली आप सारे टीम मेंबर क्योंकि ब्रॉडकास्ट होना होता है टाइम पे हम सब पहुंचते हैं और टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो क्या निगोशिएशन हो रही थी उनके साथ या क्या डिस्कशन हो रही थी उसके बारे में मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त ये इशू यही था। और जो प्लेयर्स जब जो 2 प्लेयर्स थे डैरेन समी और वहाब, जब वो ग्राउंड में आए थे तो प्लेयर्स, मेरी टीम के प्लेयर्स ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा उनकी हैरानगी हुई थी, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही ये अनाउंस किया था कि वो 3 दिन के लिए नहीं आ सकते और पहला मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो हमारे लिए एक सरप्राइज था और ये डिले हुआ था, ये मैं बिल्कुल इसकी तस्दीक करता हूँ। चलें समीन साहब साथ ही रहेगा, सलमान इकबाल साहब के ओनर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, ये किसकी गैर जिम्मेदारी आप कहेंगे? ये पीसीबी के ऑफिशियल्स की गैर जिम्मेदारी थी, खिलाड़ियों की अपनी गैर जिम्मेदारी थी, जो ये इवेंट को केसेस बढ़ते गए पॉजिटिव और हद यहाँ तक नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इवेंट को अब मुलतवी करना पड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, गैर जिम्मेदारी तो हमेशा अथॉरिटीज की होती है। प्लेयर्स को तो जहां आप कहेंगे वो अबाइड बाय द रूल्स करेंगे अपने आप को। अगर मैं कहता हूं अगर 80% पीएसएल की गलती है तो मैं कहता हूँ 15% से 20% प्लेयर्स की भी हो सकती है। बट आज जो सुबह हमारी मीटिंग हुई है विद द पीएसएल ऑफिशियल्स, जिसमें सलीम भाई भी साथ थे हमारी मीटिंग में, मैं बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि गलती दोनों की है, ताली दोनों तरफ से बचती है। अच्छा। पर उस मीटिंग में समीम भाई भी साथ थे, उन्होंने तस्लीम किया था कि गलती हमारी है। अच्छा। उन्होंने तस्लीम किया था कि हमारी गलती है, वो हमारी गलती की या हमारी गलती और हमारी कुताही की वजह से ये आज पहुंचा है। मैंने उस मीटिंग में रेस किया था कि मैं ये ब्लेम गेम का कोई फायदा नहीं। somebody has to be responsible, और आप लोग एक अथॉरिटी है, you have to be responsible। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि जी बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, गलती हमारी है। और सलमान साहब, गलती थी क्या? वो होटल का इंतखाब ऐसा किया, वहाँ पर दूसरे इवेंट्स भी हो रहे थे, ये गलती थी? या खिलाड़ी अपनी फैमिली से मिल रहे थे, वो ब्रीच कहीं ना कहीं हो रहा था बायो सिक्योर बबल, वो गलती थी? गलती एक्सेप्ट क्या की उन्होंने, किस गलती को माना है? देखिए ना, गलती कोई पर्टिकुलर बात की गलती तो एक्सेप्ट हमने नहीं की, क्योंकि ये एक मुल्क का इतना बड़ा लॉस था, तो वो तो हम नहीं कह सकते कि भाई किसकी गलती है, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। हम तो इसी शौक में थे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। और मैंने जब मैं बायो बबल में खुद गया था तो मैंने उस वक्त पीसीबी ऑफिसर से बात की थी और लिटरली मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि अपने पॉलिसीज दुरुस्त करो वरना ये लीग में प्रॉब्लम्स होंगी। ये मैंने 2-3 दफा फोन पे बहुत जोर से कहा मैंने कि ऐसा ना करो, कि कोई किस्म के एसओपीज नहीं फॉलो हो रहे थे। बहुत ज्यादा हम नीचे उतरते थे तो फैमिली, शादियां, अब सीधी बात है, वो इतने बड़े हमारे मुल्क के स्टार्स हैं जो हमारे साथ होते हैं, तो हर आदमी को, हर इंसान को उनसे मिलने का शौक होता है। तो वो तो खैर वो उनका कसूर भी नहीं है, लोगों का कसूर क्या है इसके? और सलमान साहब, क्या सिर्फ होटल तक ही ये एसओपीज फॉलो नहीं हो रही है, ग्राउंड में भी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे, जहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही होती थी, वो एक रेड कलर का रिबन बारीक सा बांधा हुआ था, उसके इर्द गिर्द अगर बॉल चली जाती थी तो प्लेयर्स तो उठाने जाते थे, तो वो जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद होते थे। ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस सेशंस में भी ये सारी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। देखिए ना, एक तो हमें पता नहीं था कि बायो बबल में है कौन और कौन नहीं है। फिर अब एक तो ये कोई हमको ये बताया ही नहीं गया था, हमें से इतना गया था, बताया गया कि प्लेयर्स, मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स बायो बबल में होंगे। अच्छा। अब कमेंटेटर्स जो थे वो ग्राउंड पे घूम रहे थे, पिच पे घूम रहे थे, ठीक है ना। अब सीधी बात है, अब आप कहते हैं, दुनिया को सबको पता है कि जो कोरोना फैलता है वो कपड़ों से, जूतों से फैलता है, ठीक है ना। अब अगर जो ऑफिशियल बायो बबल में नहीं है वो पिच रिपोर्ट दे रहा है, तो सीधी बात है ना, वो उसका एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वहां से फैल सकता है। उसके बाद फिर जो एडवर्टाइजिंग होती है
ग्राउंड के अंदर आप देखें कि आपने ग्राउंड के अंदर लोगों को इजाजत दी आने की, एसओपीज कौन फॉलो कर रहा था वहां पे? कोई फॉलो नहीं कर रहा था एसओपी। फिर उसके बाद ब्लेम करना कि मैं बायो बबल में चला गया या जावेद अफरीदी किसी से मिल के आ गया, वो सब आपने इतनी खुली छूट दी तो ही हुआ ना ये सब चीजें। सही है ना। और सलमान साहब, जरा समीन साहब से मैं पूछ लूँ कि ये बायो सिक्योर बबल के जो रूल्स को फॉलो करना था, समीन साहब कहीं क्या कोई हैंड आउट दिया गया था, क्या कहीं कोई किसी पेपर पे लिख के दिया गया था, या बस ये मुंह जबानी बातें बता दी गई थी कि इस तरह से फॉलो करना है बायो सिक्योर बबल को? नहीं, डॉक्यूमेंट तो डेफिनेटली उन्होंने दिया था। वो डॉक्यूमेंट की हद तक ही था। और पहली बात ये थी कि इस तरह के मामला में ना, देखें, जब आप सीरियस होते हैं ना किसी काम को करवाने के लिए, तो फिर सिर्फ आप हैंड आउट दे के अपनी जिम्मेदारी से वो बर्रा नहीं हो जाते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजर की कि वो इंश्योर करे कि एवरीथिंग इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। और सलमान साहब, क्या ये फैक्टर भी है कि अभी चंद रोज पहले जब ये 50% क्राउड को ग्राउंड में आने की इजाजत दे दी गई थी, क्या इससे भी कहीं कोई फर्क पड़ सकता है, पड़ा है? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ग्राउंड में आ रहे थे, टीवी पर देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि 20% लोग हैं, वो उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहे थे। देखिए ना, मैंने तो काफी सारे ऑफिसर से बात की थी। मैं क्या खुदाया वास्ते आप ना बढ़ाएं ग्राउंड की सिक्योरिटी, आप देखे ना बढ़ाएं ग्राउंड को, क्योंकि देखिए ना वॉशरूम इतने ही लिमिटेड है, एंट्री एग्जिट उतना ही लिमिटेड है, उसी एग्जिट से आना है, उसी एग्जिट से जाना है आपको। तो किसी तरह से आप नहीं बच सकते, किसी तरह बच सकते नहीं है, ठीक है ना। और आज डॉक्टर शायद पीसीबी के डॉक्टर शायद ये भी कह दिया कि कोई कोरोना है पाकिस्तान में जो एयरबॉर्न हो गया है जी। अब ये एक नई कहानी शुरू हो गई है। तो अगर ये एयरबॉर्न था कोरोना पाकिस्तान के अंदर, तो हमें पता था, हम नहीं खेलते, हम अब क्यों ले आते पीएसएल को, किसी और मुल्क ले आते जहाँ एयरबॉर्न नहीं होता। तो ये सारी बातें जो समीन भाई ने कहा ना कि हमें तो बताइए दीजिए। आज जो मीटिंग हुई सुबह, वो हमसे डिस्कस किया जा रहा था, तो मैंने यही कहा था कि आप सबसे अब क्या बात कर रहे हैं आप, अब आपको क्या बताएं आप। सही, जब हम आपको कह रहे थे कि भाई आप शुरू में हमसे बैठ के बात करें। बिल्कुल। और सलमान साहब, अब ये फ्रेंचाइजीज को, हर फ्रेंचाइज को 6 फ्रेंचाइजीज हैं, कितना नुकसान हुआ है इसके मुलतवी होने से? अब क्या आगे का कोई प्लान दिया पीसीबी ने, कब अब ये जो मुलतवी शुदा मैचेस हैं, बकिया मैचेस कब खेले जाएंगे? कोई एक इनिशियल प्लान है जहन में? इस नुकसान तो बहुत हुआ, नुकसान फ्रेंचाइज ओनर को नुकसान हुआ, वो तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम पिछले 6 साल से बर्दाश्त कर ही रहे। मगर जो मुल्क को नुकसान हुआ, जो शायकीन को नुकसान हुआ, वो नुकसान का हर्जाना कैसे हम भरेंगे? आप ये सोचें ना कि आज सेनेट का इलेक्शन की बातें होनी चाहिए, आज पूरे शहर में और पूरे मुल्क में पीएसएल की बातें हो रही है। मैं जहां भी जा रहा था, जहां भी आ रहा था, तो यहाँ उसे वो पीएसएल कैंसिल हो गया, वो पीएसएल ये हो गया। तो ये लोगों को देखे ना, हमने पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से हम खुशियां वापस लाए हैं। अब 5 या 6 लोग हैं जो पीसीबी चलाते हैं, उनको ये फैसला करना चाहिए था कि ठीक है भाई, हम लोग को बायो सिक्योर बबल को इतना सिक्योर करना चाहिए कि वाकई वो बबल हो। समीन राणा साहब, अब ये ज़ाहिर है पीसीबी ऑफिशियल्स की ये नाकामी है, और कल ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जब वसीम खान साहब को एक मजीद टेन्योर के लिए रखने की बात की जा रही थी कि उनके टेन्योर को हम एक्सटेंड कर दें, हम दरख्वास्त करते हैं। एहसान मानी साहब ये फरमा रहे थे कि वसीम खान साहब 3 साल और पीसीबी के साथ काम करें। तो ये इस पूरे अब माहौल के बाद, आज की इस एपिसोड के बाद, उनके इस बयान पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, वो तो पीसीबी का प्रोगेटिव है, वो किसको रखते हैं या किसको नहीं रखते। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखें, जो भी ये सारा कुछ हुआ, जिसका सलमान भाई भी कह रहे हैं कि मुल्क की बहुत ज्यादा बदनामी हुई है। पूरी दुनिया में, मैं भी पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, और पूरी दुनिया की क्रिकेट जो लोग हैं वो देखते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को देख रहे हैं लोग। अब हमने मैसेज जो पूरी दुनिया को दिया है वो ये है कि हम, किसकी रीजन थी किसकी नहीं थी वो तो एक बात की बात है, लेकिन कम से कम हमने ये मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया कि वी आर इनकम्पिटेंट एंड वी आर इनकैपेबल ऑफ पोस्टिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये डैमेज जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचाएगा। इंडिविजुअल्स जो है वो मेरा नहीं ख्याल इतना मैटर करता। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समीन राणा साहब, लाहौर कलंदर्स के ओनर, सलमान इकबाल किंग्स के ओनर हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं, पीएसएल का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इमेज का बड़ा नुकसान हुआ है। और आखिर में आज तकरीबन 3 माह हो चले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब से हम अपील कर रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा के खिलाफ बराए करम कोई नोटिस लें, क्योंकि वो बोल के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर यकतरफा फैसले कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।